हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 12 के चैप्टर 3 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 4 विचारक विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक विकास से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सांची कनखेड़ा किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। अगला प्रश्न है, सांची कनखेड़ा में कौन सी प्रमुख प्राचीन वस्तुएं पाई गई हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पत्थर की वस्तुएं, बुद्ध की मूर्तियां और तोरण द्वार। भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलछटी में बसे यह गांव है। यहाँ पत्थर की वस्तुएं, बुद्ध की प्रतिमा और एक प्राचीन तोरण द्वार है। ये अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेष रुचिकर लगते हैं, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम एक हैं। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुककर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। अगला प्रश्न है, यूरोपीय देशों में से कौन सा देश सांची के स्तूप को लेकर सबसे अधिक दिलचस्पी रखता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। कुछ समय के लिए अंग्रेज़ों ने भी ऐसी ही कोशिश की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई गई प्लास्टर प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए। इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही। अगला प्रश्न है, सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए किससे अनुमति मांगी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शाहजहां बेगम। 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। कुछ समय के लिए अंग्रेज़ों ने भी ऐसी ही कोशिश की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज़ दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए। इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही। अगला प्रश्न है, आज सांची का स्थल किसका सफल संरक्षण और मरम्मत का उदाहरण माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। यह उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीज़ों को यूरोप के संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए। आज यह जगह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, फ्रांस और इंग्लैंड दोनों ने सांची के स्तूप से संबंधित वस्तुओं को अपने संग्रहालयों में ले जाने का प्रयास किया था। दूसरा है, शाहजहां बेगम ने सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस ले जाने की अनुमति दी थी। तीसरा है, जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तकें सुल्तान जहां बेगम को समर्पित की थी। चौथा है, सुल्तान जहां बेगम ने वहां संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने का विरोध किया था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और तीसरा कथन सही है। 19वीं सदी के यूरोपियों ने सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालात में बचे
सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने भी ऐसी ही कोशिशें की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई गई प्लास्टर प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए। इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही। भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उसकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया। आश्चर्य नहीं कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दार्शनिक ईरान से संबंधित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जरथुस्त्र। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक, चीन में खुंग्त्सी, यूनान में सुकरात, प्लेटो अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध तथा कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। उन्होंने जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास किया। साथ साथ वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, ऋग्वेद में प्रमुख रूप से अग्नि, इंद्र और सोम देवताओं की स्तुति की गई है। दूसरा है, प्रारंभिक वैदिक यज्ञ मुख्य रूप से व्यक्तिगत रूप से संपन्न किए जाते थे। तीसरा है, वैदिक काल में लोग स्वास्थ्य, लंबी आयु, मवेशी और बेटों के लिए प्रार्थना करते थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और तीसरा कथन सही है। चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से चली आ रही हैं। पूर्व वैदिक परंपरा, जिनकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है, वैसी ही एक प्राचीन परंपरा थी। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे। बाद में कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। राजसूय और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे। इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। अगला प्रश्न है, कौन से यज्ञ विशेष रूप से सरदारों और राजाओं द्वारा किए जाते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजसूय और अश्वमेध यज्ञ। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे। बाद में कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा कराए जाते थे। राजसूय और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे। इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। अगला प्रश्न है, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 64। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इससे हमें जीवंत चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। अगला प्रश्न है, शिक्षकों द्वारा चर्चा और वाद विवाद आमतौर पर कहाँ किए जाते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कूटागार, शालाओं और उपवनों में। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। ये चर्चाएं कूटागार, शालाओं या ऐसे उपवनों में होती थी जहां घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता था तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। इसीलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ बढ़ता घटता रहता था। अगला प्रश्न है, किन धार्मिक नेताओं ने वेदों के प्रामाणिकता पर प्रश्न उठाए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महावीर और बुद्ध। कई शिक्षक, जिनमें महावीर और बुद्ध शामिल हैं, वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे। उन्होंने यह भी माना कि जीवन
के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है। यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। जैसा कि हमने देखा, ब्राह्मणवाद यह मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ब्राह्मणवाद यह मानता था कि कोई भी व्यक्ति आत्म प्रयास द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ये कथन असत्य है। ये चर्चाएं कूटागार शालाओं या ऐसे उपवनों में होती थी जहां घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता था तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। इसीलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ बढ़ता घटता रहता था। इनमें से कई शिक्षक, जिनमें महावीर और बुद्ध शामिल हैं, वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे। उन्होंने यह भी माना कि जीवन दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है। यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। ब्राह्मणवाद यह मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन पहली बार कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वैशाली। बुद्ध चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। महिलाएं और पुरुष इन प्रवचनों को सुनते थे और इन पर चर्चा करते थे। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों या ज़्यादा वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा वैशाली में बुलाई। वहां पर ही उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विभिन्न प्रकार के ग्रंथों का संग्रह। वैशाली में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया। इन संग्रहों को त्रिपिटक, जिसका अर्थ है भिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियां, कहा जाता था। पहले इन्हें मौखिक रूप से ही संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया गया। अगला प्रश्न है, विनय पिटक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बौद्ध संघ में रहने वाले लोगों के लिए नियम। विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में रखी गई और दर्शन से जुड़े विषय अभिधम पिटक में आए। हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे। बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रसार में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फाहियान और ह्वेनसांग। जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैल गया तब फाहियान और ह्वेनसांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए। ये पुस्तकें वे अपने देश ले गए जहां विद्वानों ने इसका अनुवाद किया। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में गए। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए वे कई पुस्तकें भी अपने साथ ले गए। कई सदियों तक ये पांडुलिपियां एशिया के भिन्न भिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थी। पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद केवल चीनी भाषा में किया गया था। ये कथन असत्य है। दीपवंश और महावंश क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को दर्शाते हैं। ये सही है। बौद्ध ग्रंथों को पहले मौखिक रूप से संप्रेषित किया जाता था। ये कथन भी सही है। और पाली भाषा में लिखे गए ग्रंथों का बाद में संस्कृत में अनुवाद किया गया। ये भी सही है। जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला तब फाहियान और ह्वेनसांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए। ये पुस्तकें वे अपने देश ले गए जहां विद्वानों ने इसका अनुवाद किया। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में गए। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए वे कई पुस्तकें भी अपने साथ ले गए। कई सदियों तक ये पांडुलिपियां एशिया के भिन्न भिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थी। पाली,
संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए हैं। दीपवंश और महावंश क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को दर्शाते हैं। बुद्ध चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। महिलाएं और पुरुष इन प्रवचनों को सुनते थे और इन पर चर्चा करते थे। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों या ज़्यादा वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा वैशाली या बिहार स्थित वैशाली के पाली भाषा में रूप में बुलाई। वहाँ पर ही उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए वे कई पुस्तकें भी अपने साथ ले गए। कई सदियों तक ये पांडुलिपियां एशिया के भिन्न भिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहार में संरक्षित थी। पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए हैं। अगला प्रश्न है, मखली गोसाल किस विचारधारा से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नियतिवाद। मखली गोसाल नियतिवाद की विचारधारा से संबंधित है। इसे संसार में बदला नहीं जा सकता, इससे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते उसकी पूरी लंबाई तक खुलता जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निदान करेंगे। अगला प्रश्न है, अजीत केसकम्बलिन किस धारणा में विश्वास नहीं रखते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, पुनर्जन्म, आत्मा और दान पुण्य। अजीत केसकम्बलिन नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया कि हे राजन, दान, यज्ञ और चढ़ावा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगला प्रश्न है, मखली गोसाल के अनुसार इंसान का जीवन किस प्रकार निर्धारित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहले से तय नियति के अनुसार। सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिए गए हैं। इसे संसार में बदला नहीं जा सकता, इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निदान करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, मखली गोसाल नियतिवादी थे और उनका मानना था कि सब कुछ पहले से तय होता है। दूसरा है, अजीत केसकम्बलिन नामक दार्शनिक के अनुसार दान, यज्ञ या चढ़ावा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तीसरा है, अजीत केसकम्बलिन दान पुण्य को महत्वपूर्ण मानते थे। चौथा है, लोकायत परंपरा को नियतिवादी माना जाता था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल तीसरा कथन असत्य है। हालांकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि इस सदृढ़ में इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्त करूंगा। मूर्ख उन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिए गए हैं। इसे संसार में बदला नहीं जा सकता, इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निदान करेंगे। और अजीत केसकम्बलिन नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया, हे राजन, दान, यज्ञ या चढ़ावा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज़ नहीं होती। प्रथम गद्यांश के उपदेशक आजीवक परंपरा के थे। उन्हें अक्सर नियतिवाद कहा जाता है। ऐसे लोग जो विश्वास करते थे कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। द्वितीय गद्यांश के उपदेशक लोकायत परंपरा के थे, जिन्हें सामान्यतः भौतिकवादी कहा जाता है। इन दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकर किसे कहा जाता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो संसार के पार जाने का मार्ग दिखाते हैं। जैनों के मूल सिद्धांत 6ठी सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे। उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है, यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अहिंसा। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार किसमें भी जीवन माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पत्थर, चट्टान और जल में भी। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, जैन दर्शन के अनुसार संपूर्ण विश्व प्राणवान है। दूसरा है, जैन धर्म में केवल इंसानों के प्रति अहिंसा का महत्व है। तीसरा है, जैन धर्म के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म कर्मों पर निर्भर करता है। चौथा है, जैन दर्शन ने भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन असत्य है। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म किन किन भाषाओं में साहित्य सृजित करने में सक्षम रहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राकृत, संस्कृत, तमिल और अन्य भाषाओं में। बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफ़ी साहित्य का सृजन किया। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के ग्रंथों की पांडुलिपियां कहाँ सुरक्षित रखी गई हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मंदिरों से जुड़ी पुस्तकालयों में। धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफ़ी साहित्य का सृजन किया। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।